बंधुओं नमस्कार। आप सबका स्वागत मैं अपने चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में कर रहा हूं और आज आपके समक्ष एक ऐसा विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कि चर्चा में आजकल है। और जब लोकसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय यह और भी ज़्यादा चर्चा में था। तो इस विवाद को या इस कंट्रोवर्सी को हम कह सकते हैं 4 स्टार डेस्टिनी कंट्रोवर्सी। तो यह जो घटनाक्रम है वह एक सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी के संस्मरणों पर आधारित एक पुस्तक के संदर्भ में है, जो कि पुस्तक पेंगुइन पब्लिकेशन इंडिया द्वारा पब्लिश की जानी थी, परंतु अभी तक वह अप्रकाशित पुस्तक है, ऐसा प्रकाशक और लेखक द्वारा पश्चातवर्ती स्थितियों में कहा गया। परंतु लोकसभा में होने वाली राष्ट्रपति को दिए जाने वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रतिपक्षी नेता ने उस पुस्तक के कुछ अंशों को उद्धृत करने की चेष्टा की, जिसको कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अस्वीकृत किया और इसी संदर्भ में पारस्परिक विवाद के चलते लंबे समय तक लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकी। तो यह तो मैंने संक्षिप्त में उस घटनाक्रम और उस पुस्तक का आपको एक वर्णन कर दिया, परंतु इस घटनाक्रम और इस पुस्तक के संदर्भ में जो भी विवाद उत्पन्न हुए हैं उनके कई आयाम हैं। अतः उन सभी आयामों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए और आप सबको कुछ आधारभूत सूचनाएं देने के लिए यह पॉडकास्ट मैं बना रहा हूं। इसमें विषय सामग्री और उसका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत है, अतः हो सकता है कि पॉडकास्ट कुछ लंबा हो जाए, अतः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु यह सूचना परक बहुत होगा, इसलिए कृपया ध्यान से इसको सुनिएगा। और एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक भी करिएगा। धन्यवाद। और अब मैं इसके उन आयामों की ओर जाता हूं जिनको कि इस चर्चा का विषय बनाया गया है। सर्वप्रथम यह बताना है कि इस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है। दूसरा यह बताना है कि इसके प्रकाशक द्वारा, जो कि भारतवर्ष में भी है और विदेश में भी जिसकी शाखाएं हैं, तीसरा वह कौन कौन सी प्रायिक शर्तें हैं जिसके अधीन इस पुस्तक को प्रकाशित होना था। चौथा, जब इस पुस्तक को प्रकाशित अभी नहीं किया गया है और उसको या उसके कुछ अंशों को उद्धृत करने का प्रयास प्रतिपक्षी नेता द्वारा सदन में किया गया, तो उसमें किस आधार पर सदन के अध्यक्ष ने, बिरला जी ने, उस पर आपत्ति जताई और उसको अनुमति नहीं प्रदान की, इसका भी वर्णन होगा। इसके उपरांत जब उस पुस्तक को संदर्भित करते हुए कारवां मैगजीन में एक लेख लिखा गया, तो पहले उस लेख को संदर्भित किया गया, तत्पश्चातवर्ती दिन में फिर पुस्तक को प्रदर्शित किया गया। तो ऐसी स्थिति में अप्रकाशित पुस्तक की विषय वस्तु और पुस्तक को प्रदर्शित करना किन किन कानूनों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा और कौन कौन से व्यक्ति इस कार्य के संदर्भ में दोष करने वाले होने या दोषी होने के लिए दंडित किए जाने के लिए एक संभावना रखते हैं, इन बिंदुओं पर मैं क्रमशः अब चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं आता हूं पुस्तक के बारे में। पुस्तक का शीर्षक है 4 डेस्टिनी द 4 स्टार डेस्टिनी। तो 4 स्टार डेस्टिनी इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि ये 4 स्टार अधिकारी, सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा लिखी गई है। दूसरा, इसके विषय वस्तु जो है वह आपका जो गलवान का जो युद्ध हुआ था 2020 में, उसके संदर्भ में यह पूरी विषय वस्तु है, इसलिए यह एक सेना से संबंधित मेमोयर है या संस्मरण है। और फिर इसके संदर्भ में यह भी बताना है कि इसमें जो घटनाक्रम किए गए हैं उस घटनाक्रम को नेता विपक्ष द्वारा इस तरह से प्रस्तुत करने का, इस तरह से संदर्भित करने का प्रयास किया गया जिससे यह लगे कि भारतवर्ष के उच्च पदस्थ व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में रहे और उन्होंने समय पर सही निर्णय नहीं लिया और उनकी निर्णय क्षमता पर सवाल उठाए जा सके। तो अब इस पर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करता हूँ। सबसे पहले जो प्रतिवाद हुआ कि पुस्तक अप्रकाशित है, उसको लेकर के पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, जिसका मुख्य कार्यालय गुड़गांव में है,
उसने इस आशय का स्पष्टीकरण और डिस्क्लेमर अस्वीकरण प्रस्तुत किया कि अभी यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है और यह 9 फरवरी 2026 को कहा गया। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि पेंगुइन रैंडम हाउस पब्लिकेशन की अन्य शाखाएं लंदन, न्यूयॉर्क और टोरंटो, बार्सिलोना और वैंकूवर, स्पेन, पेरू, चिले और अर्जेंटीना, यूरुग्वे और कोरिया में भी हैं। और यह कहा गया कि इन विदेशी स्थानों पर यह पुस्तक विक्रय के लिए उपलब्ध थी। कहीं तो यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ दिन पूर्व तक अमेजन पर भी ऑनलाइन उपलब्ध थी, इसकी PDF फाइल भी उपलब्ध थी। अतः वहां से लेकर के इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। परंतु 9 तारीख को जब मुद्रक और प्रकाशक ने इस बात का अस्वीकरण कर दिया कि पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है, तो उसी तथ्य की पुष्टि करते हुए लेखक महोदय ने, जो कि सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, उन्होंने भी यह कह दिया कि जी हाँ, जैसा प्रकाशक और क्या कहते हैं प्रकाशक कह रहा है वैसे उसी तथ्य पर मैं भी अडिग हूँ और पुस्तक अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो अब ऐसी स्थिति में यह यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब कोई सेना का उच्च पदस्थ अधिकारी अपने सेवा काल में किए गए कार्य व्यवहार के संदर्भ में कोई मेमोयर या संस्मरण के रूप में कोई पुस्तक या कोई कृति लिखता है और उसे प्रकाशित और मुद्रित कराने की कोशिश करता है, तो उसके लिए उसे सेना और सेना के अधिकारियों द्वारा और सशस्त्र सेना बल के कार्यालय द्वारा पूर्वानुमति लेनी पड़ती है कि वह अपनी पुस्तक और कृति को प्रकाशित कराए या नहीं। और इसके लिए उसे उस सामग्री की पांडुलिपि को उस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ताकि उसकी समीक्षा करने के उपरांत यह निश्चित किया जा सके कि क्या उसमें कोई आपत्तिजनक या देश की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जिसके प्रकाशित हो जाने पर देश की सुरक्षा खतरे में आने की संभावना है। तो इसलिए ऐसी पुस्तक, ऐसी कृति पहले समीक्षा के लिए जाती है और समीक्षा प्राप्त होने के पश्चात ही मुद्रक और प्रकाशक उसे मुद्रित और प्रकाशित कर सकता है। तो यहाँ पर इस पुस्तक को अभी 2023 में सुनने में आया कि यह गई थी आर्मी हेडक्वार्टर्स में और वहाँ से इसकी अनुमति के लिए आवेदन किया गया था और अभी तक यह अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। अब आती है बात दूसरी, जो कि मैं अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैं स्वयं ये किसी प्रकार से पुस्तक लेखन, मुद्रण और प्रकाशन के व्यवसाय में एक लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ। किसी पुस्तक के प्रकाशन के विभिन्न चरण होते हैं और उन चरणों से मैं अवगत हूँ और सुनने वालों की जानकारी के लिए मैं इसका क्रमशः सिलसिलेवार आपको वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम कोई व्यक्ति जो अपनी पुस्तक की मूल यानी कि पांडुलिपि लिखकर तैयार करता है, वह प्रकाशक की पूर्व अनुमति पर, उसके अनुरोध पर अथवा उसके सुझाव पर अतः स्वप्रेरणा से ऐसा करता है कि हाँ, मुझे इस कृति का निर्माण करना है। जब वह कृति तैयार हो जाती है तो उस कृति को पांडुलिपि के प्रारूप में वह किसी प्रकाशक मुद्रक को देने का प्रयास करता है और फिर वह प्रकाशक और मुद्रक उस कृति की विपणनीयता यानी कि विक्रय कर अर्थलाभ प्राप्त होने की जो उसकी शक्ति या उसका गुण है, उसका आकलन कराने के लिए किसी समीक्षक को देता है। समीक्षक द्वारा जब उस कृति को पढ़ लिया जाता है, उसका आकलन कर लिया जाता है और उस पर सहमति प्रदान कर दी जाती है कि हाँ, यह कृति मुद्रित और प्रकाशित करने योग्य है, तो प्रकाशक फिर उस पुस्तक पर अपना सहमति देकर उसे तैयार करने की एक व्यवस्था में आ जाता है। और फिर लेखक और प्रकाशक मुद्रक के मध्य एक लिखित या मौखिक समझौता होता है कि किन शर्तों पर वह पुस्तक छापी और वितरित और बिक्री की जाएगी, अर्थात उस पर रॉयल्टी कैसे देय होगी। क्या एकाधिकार लेखक के पास होगा, मतलब कॉपीराइट, या एकाधिकार मुद्रक और प्रकाशक के पास होगा और लेखक एक मुश्त रॉयल्टी प्राप्त करेगा या मुद्रित मूल्य के कुछ प्रतिशत के रूप में रॉयल्टी प्राप्त करेगा। इन विभिन्न शर्तों का निर्णय होने के उपरांत पुस्तक मुद्रण और प्रकाशन के लिए प्रकाशक के हाथों में अंतरित कर दी जाती है।
अब जो हस्तलिखित पांडुलिपि होती है या जो टाइप रिटन पांडुलिपि होती है, उसका छपने के स्थिति में आने के लिए उसका प्रारूप परिवर्तन होता है और वह कंपोजिटर के पास जाती है, जो कि उसे पेज टू पेज फॉर्मेट करता है, टाइप करता है। पेज टू पेज फॉर्मेट और टाइप करने के पश्चात वह जाती है फिर प्रूफ रीडर के पास। प्रूफ रीडर उस पूरी विषय वस्तु को सब एक एक शब्द पढ़ता है, जिसमें कोई ग्रामर की कमी, जो उसमें आपका टाइपिंग की मिस्टेक होती हैं, सब चीज़ों का वाक्य विन्यास होता है, उन सब का आकलन करने के पश्चात, संशोधन करने के पश्चात उसे पुनः देता है कंपोजिटर को। तो ऐसी पांडुलिपि एक बार, दो बार और अंतिम फाइनल रीडिंग में जाती हैं, और ऐसा होने पर वह अंतिम रूप से तैयार हो जाती है कि हाँ, अब यह पुस्तक इस रूप में, इस फॉर्मेट में पेज टू पेज बन करके छपने के लिए अनुमति प्रदान करने योग्य हो गई है। जब यह हो जाता है तो इस स्थिति पर फिर कवर पेज तैयार करने की बात आती है कि इस पुस्तक का कवर पेज का डिज़ाइन क्या होगा। जब कवर पेज का डिज़ाइन डिज़ाइनर द्वारा तैयार कर दिया जाता है और फिर प्रकाशक और विषय प्रकाशन की जाने वाली विषय वस्तु, पुस्तक की विषय वस्तु और लेखक के मध्य समन्वय और सहमत होने के उपरांत कवर पेज को फाइनल कर दिया जाता है। जब कवर पेज फाइनल हो जाता है तो अब यह स्थिति आती है कि प्रकाशक उस कवर पेज के आधार पर ISBN या ISSN नंबर लेने के लिए, पुस्तकों में ISBN होता है, ISBN नंबर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है, जिसमें कि वह कवर पेज की फ़ोटोकॉपी डालता है, जिस पर कि पुस्तक का नाम लिखा होता है, शीर्षक लिखा होता है, लेखक का नाम लिखा होता है, उसमें प्रकाशक का नाम भी लिखा होता है, और बैक साइड में पुस्तक की विषय वस्तु और पुस्तक के लेखक के बारे में संक्षेप में वर्णन होता है। तो इस स्थिति पर सबमिट किए जाने के पश्चात कुछ दिनों में, 2-3 दिनों बाद ISBN नंबर अलॉट हो जाता है। तो जब ISBN नंबर अलॉट हो जाता है, तब यही ISBN नंबर पुस्तक में अंदर प्रथम पृष्ठ के बैक साइड में लिखा जाता है, या उस कवर पेज के बैक साइड में वो ISBN नंबर डाल दिया जाता है। तो यह तो हो गई आपकी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पुस्तक तैयार की जाती है। अब पुस्तक तैयार करने के दौरान, जब तक पुस्तक तैयार होती रहती है, तब तक पुस्तक का प्रकाशक यह कह सकता है, यह विज्ञापन कर सकता है कि वह पुस्तक के प्रथम पृष्ठ या उसके कवर पेज को प्रदर्शित करते हुए यह दिखा सकता है कि यह पुस्तक अब तैयार हो रही है और विक्रय के लिए उपलब्ध है। और ऐसी स्थिति में प्री सेल ऑर्डर्स की बुकिंग हो जाती है, माने यथार्थ रूप से विक्रय होने से पूर्व जो व्यक्ति पुस्तक की अग्रिम बुकिंग करके प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है, वह ऐसी अग्रिम बुकिंग कर सकता है। लेकिन पुस्तक की अग्रिम बुकिंग पुस्तक का प्रकाशन नहीं होती, यह निश्चित कर दिया गया है कई बार। और यह प्रकाशक भी कहते हैं कि हमने केवल अग्रिम विज्ञापन के लिए और इच्छुक व्यक्तियों को वरीयता में उस पुस्तक को दिए जाने के लिए उनसे एक प्रस्ताव मांगा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्री बुकिंग। और ऐसा हो जाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति जो इच्छुक होता है वह प्रकाशक से दिए गए पते पर या रीति से संबंध कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रकाशक और लेखक के मध्य जो करार होता है उसमें कॉपीराइट, जिसको कहते हैं, कॉपीराइट का अधिकार किसके पास होता है। तो सामान्य परिस्थितियों में लेखक कॉपीराइट अपने पास रखते हैं जब तक ये सोल सेलिंग ना हो, एक बार रॉयल्टी लेकर के बेच न दिया गया हो। लेकिन यदि सोल सेलिंग नहीं है और परसेंटेज पर, रॉयल्टी परसेंटेज पर पुस्तक का मुद्रण और प्रकाशन नियत किया गया है, तो लेखक की जीवन काल में तक कॉपीराइट उसका रहता है, और उसके जीवन काल शेष हो जाने के पश्चात 60 वर्षों तक भी कॉपीराइट लेखक के उत्तराधिकारियों के पास ही रहता है। यह बताया गया है, यह कॉपीराइट एक्ट में लिखा गया है। अब बात आती है कि पूर्वानुमति के संदर्भ में पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, यदि पुस्तक की विषय वस्तु कोई ऐसी है जिसमें कि राष्ट्र की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित कोई विषय वस्तु है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के प्रावधानों के अधीन और यह विभागीय सेवा नियमों के अधीन यह वांछित है, यह अपेक्षित है कि वह व्यक्ति जो लेखक है वह संबंधित विभाग से अपनी पुस्तक की विपणन, मुद्रण और प्रकाशन के लिए अग्रिम अनुमति के लिए आवेदन करे, और अग्रिम अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन किए जाने के पश्चात यदि अनुमति प्राप्त हो जाती है तभी यह पुस्तक प्रकाशित की जा सकेगी।
इस अधिनियम जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है के अंतर्गत कहा गया है कि कोई भी नागरिक, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो, सरकारी सेना का कर्मचारी हो या अधिकारी हो, चाहे वह अपनी किसी व्यक्तिगत परिस्थिति में हो, किसी कंपनी में हो या अन्य किसी तरह का कोई व्यक्ति हो जिससे कि सरकार सरकारी सेवा की गोपनीय विषय वस्तु के बारे में जानकारी है और वह बिना अनुमति के ऐसी जानकारी को बांटता है, वितरित करता है या किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है। और ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसी सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा या विदेश नीति से संबंधित है तो उसे ऐसी सूचना को प्रकाशित या वितरित करने के लिए पहले अनुमति सरकार से प्राप्त करनी पड़ेगी और ऐसा नहीं करता तो वह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के प्रावधानों के उल्लंघन करने का दोषी माना जाएगा। यह सामान्य नियम है कि संप्रभुता, एकता एवं सुरक्षा संबंधी सूचनाएं बहुत ही संवेदनशील होती हैं और उनका प्रकटीकरण बिना पूर्व अनुमति के किए जाना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत दंडनीय होता है, जिसके लिए 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की ऐसी व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी आ जाती है कि हमने ये देखा कि किस प्रकार से इस कंट्रोवर्सी में जो कि 4 स्टार डेस्टिनी के मामलों के प्रकाशन से संबंधित है, ये एक प्रश्न निकल के आता है कि कौन कौन से अधिनियम आकृष्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 आकृष्ट होता है। फिर कॉपीराइट एक्ट 1957 भी उल्लंघन हुआ ऐसा माना जाता है, यानी कि जब कि मुद्रक द्वारा या प्रकाशक द्वारा लेखक की बिना अनुमति से उसकी किसी कृति की कोई भाग अथवा उसका कोई अंश अथवा या वह पूरी कृति प्रकाशित की जाती है तो यह कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन माना जाता है। इसी प्रकार से यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऐसे कार्य में लिप्त होते हैं तो उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कि IPC की धारा 120B और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के अंतर्गत दंडनीय है, उसके अंतर्गत भी ऐसे दोषी व्यक्ति दंडित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में यदि कोई भी विषय वस्तु जो पांडुलिपि के रूप में है वह डिजिटल फॉर्म में, चाहे वो PDF के फॉर्म में हो, चाहे वो अन्य किसी डिजिटल फॉर्म में हो, वह प्रकाशित की जाती है और ऐसा प्रकाशन अनधिकृत है तो यह IT एक्ट 2000 के अंतर्गत भी दंडनीय होता है। अब कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन धारा 63 के अधीन यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करता है तो ऐसा दोषी व्यक्ति 3 वर्ष तक के कारावास और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है और पुनरावृत्ति किए जाने पर कठोर दंड से उसे दंडित किया जाएगा। इस मामले में यदि जैसा कि सुनने में आ रहा है, जैसा कि परिस्थितियों से पता लगता है कि जो प्रकाशित सामग्री प्रदर्शित की जा रही है वह प्रकाशक, मुद्रक और लेखक के वक्तव्यों के या अस्वीकरण के आधार पर यह मानी जा सकती है कि वह अधिकृत रूप से प्रकाशित नहीं की गई थी या उसे प्रकाशित करने का कोई अभी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, नंबर 1। नंबर 2, सेना के मुख्यालय से या सेना कार्यालय से भी इस पुस्तक के मुद्रित और प्रकाशित किए जाने का कोई आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः यह जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन का मामला बनता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का इसलिए यह मामला बनता है क्योंकि इसमें यह कहा गया कि PDF फाइलें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध थीं जो कि अनुमति विहीन रूप से उपलब्ध कराई जा रही थीं, तो इसलिए 3 हो गया। और चौथा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसलिए है कि कौन कौन से व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में इस पूरी प्रक्रिया से संबद्ध थे तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि लेखक, प्रकाशक का कोई अभिकर्ता जैसे कंपोजिटर, प्रूफ रीडर, कवर पेज डिजाइनर, समीक्षक, प्रिंटिंग प्रेस, बाइंडर, अथवा रक्षा मंत्रालय जहाँ पर पुस्तक के पूर्वानुमति के लिए भेजी गई थी 2023 में, वहाँ से कोई व्यक्ति, या राहुल गांधी स्वयं जिन्होंने अप्रकाशित पुस्तक की प्रति
अनधिकृत रीति से प्राप्त की, वह स्वयं जिन्होंने कि इस पुस्तक का प्रदर्शन सदन में किया और सदन से बाहर भी किया। तो ऐसी स्थिति में ये लोग हैं जिन्होंने या जिनमें से कोई एक या एक से अधिक ये इस अप्रकाशित कृति को प्रकाशित करके या अपने पास रखने के लिए दोषी ठहराए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस संदर्भ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 तथा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अधिनियम के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले के संबंध में FIR कर ली है। और ऐसी स्थिति में यह कहा गया है कि कॉपीराइट एक्ट के अधीन जैसा वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति की अप्रकाशित कृति अपने पास रखना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होता है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अप्रकाशित विदिता है, माने कानूनी रूप से अप्रकाशित किसी कृति को अपने पास रखने के दोषी ठहराए जा सकते हैं। प्रकाशक द्वारा यह अस्वीकरण कि अभी पुस्तक प्रकाशित नहीं है और जिसकी पुष्टि लेखक ने भी की, इस तथ्य की पुष्ट करते हैं कि कृति तो अप्रकाशित है, परंतु जिन व्यक्तियों के पास वह कृति या कृति की सामग्री आई, जैसे कि कारवां के संपादक और राहुल गांधी, इन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि उनके पास यह अप्रकाशित वस्तु आई कैसे। और इस विवाद के परिणाम स्वरूप लोकसभा की कार्यवाही कई दिनों तक बाधित रही थी, सभी जानते हैं। इस संपूर्ण चर्चा का विषय यह है कि किस प्रकार से किसी भी अप्रकाशित कृति का प्रकाशन कितने कितने अधिनियमों को आकृष्ट करता है। अब इसमें एक आयाम और जुड़ गया, जबकि बजट सत्र के प्रथम भाग के अंतिम दिन एक सांसद द्वारा इस सब्सटेंटिव मोशन लाया गया। इससे पहले राजीव गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार अवधान हनन का मामला लाया गया था, जिस विशेषाधिकार हनन के मामले को प्रारंभ किए जाने के पूर्व ही एक सत्ता पक्षीय सांसद द्वारा स्वतंत्र रूप से सब्सटेंटिव मोशन राजीव गांधी के विरुद्ध लाया गया और जिसे कि लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। अब यह मोशन जो कि बजट का सत्र का दूसरा भाग 9 मार्च से 23 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है, उसमें इस पर बहस होगी और इस पर मतदान होगा। यह पूरी चर्चा मात्र इस उद्देश्य से की गई कि किस प्रकार से सदन में या सदन से बाहर किसी भी अप्रकाशित कृति के विषय वस्तु को प्रयोग अथवा दुरुपयोग किसी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष उद्देश्य के लिए यदि किया जाता है तो किस प्रकार से भारतीय विधि के विभिन्न प्रावधान आकृष्ट होते हैं। और इसके मध्य में है 4 स्टार डेस्टिनी पुस्तक, जिसमें कि कारगिल युद्ध 2020 के घटनाक्रम के बारे में कुछ तथ्य हैं जो कि यह ध्यान में रखकर उद्धृत किए जाने का प्रयास किए गए कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग किस प्रकार से अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं या रहे थे। तो अब इस बिंदु तक या इस स्थान तक चर्चा में आने के पश्चात मेरा आप लोगों से यह सुझाव है कि संदिग्धों से पूछताछ, लेखक की प्रतिक्रिया, लेखक और प्रकाशक द्वारा अनाधिकृत प्रकाशक होने की पुष्टि किया जाना और उपयोगकर्ता और पुस्तक के धारणकर्ता की क्या कानूनी स्थिति विभिन्न कानूनों के आलोक में है, उससे आप सबको अवगत कराना और केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि देखें भविष्य के गर्भ में क्या है और इस घटना का क्या निष्कर्ष निकलता है। आशा करता हूं यह चर्चा आपको रोचक और सूचनापरक लगी होगी। कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और इसे लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।